गुड इवनिंग। विनय गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा आप लोगों का टेस्ट? टेस्ट कैसा रहा आप लोगों का? आलेख गुड इवनिंग। मोहित, अमन, सभी को गुड इवनिंग। वन 130 है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ाइए, खींचिए इसको, बहुत पीछे हैं अभी, है ना। मैंने बता रखा है जेई मेंस का टारगेट मिनिमम होना चाहिए, 180। ये मिनिमम है, 180 मिनिमम होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे बढ़ाइए, बढ़ेगा। ठीक है। कम है भाई फिजिक्स में, कम है फिजिक्स में यार, इतनी चीज़ें तो कराई गई हैं। खींचो फिजिक्स में 75-80 तो मिनिमम होना चाहिए फिजिक्स में। जितना क्वेश्चंस कराया जा रहा है, जितनी चीज़ें कराई जा रही हैं, उस हिसाब से मतलब आपके साइड से प्रैक्टिस थोड़ी कम हो रही है। नहीं तो फिजिक्स में तो और कर सकते हो। अमन भाई, मैंने बताया है कि सीट अगर आपको करने की इच्छा है तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रो पूरा कर सकते हैं। मैग्नेटिज्म पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के बाद बाद टिक करा दूंगा। ठीक है, कुछ पहले पढ़ा लेने दीजिए। ऐसा लगता है आपको कि बहुत ज्यादा लेक्चर हो गया, लेकिन टॉपिक कम हुए हैं। एक टॉपिक कंप्लीट होगा आज मैग्नेटिज्म का। इतने ज्यादा प्रैक्टिस और इतने वेरिएशन कराए जाते हैं कि कुछ बचता नहीं है। लेकिन आप शीट जो है मैं टिक करा दूंगा, लेकिन उसका डिस्कशन जो है वो जेई मेंस के बाद ही पॉसिबल है, जब एडवांस की बात करेंगे तो। क्योंकि अगर हम उस पर लगेंगे, सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा आपका, फंस जाएंगे फिर आप। ठीक है, क्योंकि मुझे 11th की भी चीज़ें भी आपको करानी है, जिससे कि आप अच्छा कर पाए कुछ। तो किसी बच्चे का मतलब 90 नहीं आया भाई फिजिक्स में? किसी बच्चे ने 90 का आंकड़ा नहीं छुआ क्या? किसी बच्चे ने 90 का आंकड़ा नहीं छुआ? ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टर्न पे हम आधे रास्ते पे थे। याद है सभी बच्चों को कौन सा केस कर रहे थे? ठीक है, कौन सा कर रहे थे भाई? जो वीक है उसको ज्यादा पढ़िए, ज्यादा प्रैक्टिस करिए, तभी स्ट्रांग होगा। और कोई उसका कोई बड़ा शॉर्ट फॉर्मूला नहीं है। मैं अपनी तरफ से जो भी है सब करा रहा हूँ, आप उसको इन वेरिएशंस को करिए और फिर प्रैक्टिस करिए, खासकर जेई मेंस लेवल पे एटलीस्ट कर लीजिए। ठीक है, तो जो आपका वीक टॉपिक है उस पर ज्यादा समय दीजिए। तो मैं कह रहा था आपको कि यहां पर ये याद है सभी बच्चों को, अगर जो बच्चे रिवाइज करके आए होंगे, ठीक है, जो बच्चे रिवाइज करके आए होंगे उनको याद आ रहा होगा कि हम आधे रास्ते पे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और उसका लोकस या ट्रेजेक्ट्री निकाल रहे थे। उसका लोकस या ट्रेजेक्ट्री हम निकाल रहे थे। तो ये हमने कुछ इक्वेशंस डेराइव किया था, सभी को याद होगा। तो हम इतने रास्ते पे थे, सब इक्वेशंस लिख रहे हैं। मैंने इसको थोड़ा मिनिमाइज कर दिया है क्योंकि इस इक्वेशंस की जरूरत पड़ने वाली है, तो इसको मैं उठाऊंगा, तो इसको देखना पड़ेगा। तो आप लोगों को पता है कि ये सारी इक्वेशन, ये dvx बाई dt, ये सब भी हम लोगों ने कर लिया था, यहां तक आ गए थे। और मैंने आपको बताया था कि इस एस एच एम की इक्वेशन है डी स्क्वायर वी वाई बाई डी टी स्क्वायर,
इक्वल टू माइनस क्यू बाई एम डीवी एक्स बाई डी टी। तो फाइनली हम यहां पहुंच गए थे ना, लास्ट ये रहा, ये देखिए यहां पहुंच गए थे कि ये अपना था वी नॉट। वी नॉट हमने लिख लिया था एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वी नॉट हमने लिख लिया था एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वी वाई सॉरी, वी वाई हमने लिख लिया था वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, फाई अपना जीरो था। एसएचएम की सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन जो एसएचएम है उसका सॉल्यूशन ये था, यहां तक हम आ गए थे। वहां से हमने फाई को जीरो प्रूव किया था, टी इक्वल टू जीरो पे वी वाई जीरो था, इनिशियली हमने उसको रिलीज किया था तो वहां से फाई जीरो आया था, तो वी वाई हमें मिल गया था, वो वी नॉट साइन ओमेगा टी है। अब यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो वी वाई अगर वी वाई हमारे पास क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी वाई अगर हमारे पास है वी नॉट साइन ओमेगा टी, देखिएगा ध्यान से, ये दिख रहा है कि नहीं सभी बच्चों को? अब तो दिख रहा होगा सभी को, अब तो दिख रहा होगा, अब तो दिख रहा होगा सभी को। तो यहां से मैं कह रहा हूं कि वी वाई जो है वो इक्वेशन जो आपके पास है, वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी हमने निकाल लिया था, ठीक बात है ना। वी वाई इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी हमने निकाल लिया था। रिवाइज आपको करना के आना चाहिए भाई, इतना टाइम नहीं है आपको दिया गया, आपको 2 दिन आपके घर में आप पढ़े थे, आप कह रहे हो आप रिवाइज करा दो, आप कितने सीरियस हो इसी से समझ में आता है। इतनी चीजें हुई हैं, आपके 2 दिन आपके समय थे, आपको अगर इंटरेस्ट होता तो आप 4 बार रिवाइज करके पक्का करके आए होते। छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको मत करिएगा जिनको लगता है बहुत भारी, क्योंकि कभी नहीं पूछेगा जेई मेंस। मुझे पता है यहाँ पे कितने लोग किस एम से आए हुए हैं, बहुत कम लोग सीरियस हैं, समझ में आता है। लेकिन वही है, टीचर के पास ड्राइविंग फोर्स धीरे धीरे खत्म होता जाता है, प्रॉब्लम ये है। ठीक है, आपको इतनी मेहनत कराई जा रही है भाई, आपके मार्क्स जैसे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और किसी बच्चे के 90 भी टच नहीं हो रहे हैं, इतना आपको करेंट इलेक्ट्रिसिटी और इतना जो है आरसी सर्किट और इतना सब कुछ कराया गया, क्या मतलब है फिर इन सब चीजों का। आप बाकी जगह पे देखिए, आपके पैरेलल बैचेस चल रहे हैं उसमें भी देख लीजिए कितने क्वेश्चंस कराए जाते हैं, कितनी चीजें, बट आपके लेवल पे मार्क्स देखिए उस बैच का अलग रहता है। आप कंपेयर कर लीजिए, एक्सेस है आपके पास सभी चीज का। तो इतने क्वेश्चंस कराने का मतलब है कि अगर आप पीछे हो या कम स्लो लर्नर हो तो भी आप पूरा कर जाओ, लेकिन वो चीजें नहीं हो रही हैं। तो वी वाई इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी ये हमने निकाल लिया था। अगर मैं इसको फिर डिफ्रेंशिएट करूं, ठीक है, इसको नेमिंग करता जाता हूं, इसको 1 है, ये 2 है, इसको 3 ले लो और इसको 4 ले लो, थोड़ा नेमिंग से आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रॉम ये हमने लिखा है फ्रॉम 3, फ्रॉम 3 तो क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूं इसको भी, तो डीवी वाई बाई डी टी, देखिएगा ध्यान से, इज इक्वल टू मिलेगा वी नॉट ओमेगा, और साइन का सभी बच्चे जानते हैं क्या होता है, कॉस ओमेगा टी, और ये एक्सेलरेशन ही तो है, एक्सेलरेशन ए वाई, कितना मिलेगा, वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, यही तो एक्सेलरेशन है, ध्यान दीजिए। और कब है ये एक्सेलरेशन है जनरल, तो एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो यहां पे पुट करो तो ए वाई क्या आता है, वी नॉट ओमेगा, दिख गया सभी लोगों को। टी इक्वल टू जीरो पे एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में क्या आता है, वी नॉट ओमेगा। अब आप यहां आ जाओ और यहां पे एक्सेलरेशन आपको कहां दिखता है, और एक्सेलरेशन डीवी वाई बाई डी टी आपको और कहीं दिख रहा है भाई,
टीवी वाई बाई डी टी, और किसी जो नंबरिंग किया है उसमें दिख रहा है, ये देखिए ये इक्वेशन 2 दिख रहा है सभी बच्चों को। इक्वेशन 2 ये भी क्या बता रहा है तुम्हें, डीवी बाई डी वाई कितना बता रहा है, क्यू बाई एम ई माइनस बी वी एक्स। तो फ्रॉम टू आप क्या बोल सकते हैं, आपने t इक्वल टू 0 पे Vx कितना था, Vx भी 0 था और Vy भी 0 था, पार्टिकल को आपने रिलीज किया था, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पे Vx भी 0 है, तो आप यहां Vx 0 पुट करोगे, यहां पे Vx 0 पुट करोगे तो dvy बाई dt जो आपको एक्सेलरेशन देगा ये भी आपको वही देगा एक्सेलरेशन t इक्वल टू 0 पे। कितना दे रहा है ये देखो, ये आपको दे रहा है माइनस क्यू बी अपॉन में m इंटू वी एक्स, सॉरी वी एक्स तो 0 है ना, तो ये आपको दे रहा है एक्सेलरेशन, क्या दे रहा है, Vx को यहां 0 पुट करो इक्वेशन 2 में, तो QE बाई एम का एक्सेलरेशन। तो ये दोनों सेम हुए, ये दोनों सेम हुए कि नहीं, ये दोनों सेम हुए। अब इन दोनों को आपने सेम किया है तो इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, इक्वेट कर दिया आपने, इक्वेट कर दीजिए तो क्या आएगा, वी नॉट ओमेगा इक्वल टू क्यू ई बाई एम, ठीक है, वी नॉट ओमेगा इक्वल टू क्यू ई बाई एम। और यहां से आपको वी नॉट मिलने वाला है, ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी हमें निकालनी थी ना, मैक्सिमम में नहीं पता था, कितना आएगा, क्यू ई बाई एम ओमेगा। और ओमेगा सभी को पता है क्या है, ओमेगा आपने निकाला था, ओमेगा अपने पास क्या था, ये देखिए यहां लिखा हुआ है, ओमेगा छुप गया था, ये देखिए ये क्यू बी बाई एम ओमेगा है, क्यू बी बाई एम अपना ओमेगा है, तो इसको पुट कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, क्यू ई बाई एम इंटू ओमेगा आप करेंगे तो क्या आएगा, क्यू बी बाई एम। तो फाइनली एम से एम कैंसिल होता है, क्यू से क्यू, तो आपको वी नॉट मिल गया, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आ गई, ई बाई बी। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी हमें नहीं पता था जो हमने निकाल लिया, ई बाई बी। अब हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये वी वाई जो है, जो हम नहीं जानते थे, ये वी नॉट साइन ओमेगा टी, उसमें वी नॉट हमें मिल गया, ठीक है, कितना मिल गया, ई बाई बी। तो फाइनली हम फ्रॉम 3, अब मैं अलग स्लाइड पे चलता हूं, फ्रॉम 3 वी वाई क्या लिख सकता हूं, नाउ आई नो फ्रॉम 3 वी वाई क्या लिख सकता हूं, वी नॉट कितना है, ई बाई बी है ना, और साइन ओमेगा टी। अब सब कुछ हमें पता है, अब एक काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, ई बाई बी साइन ओमेगा टी, ये वी वाई मिल गया, ठीक बात है। अब अगर आप Vx की बात करो, Vx एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो Vx भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हो, Vx भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हो, कैसे देखो, फ्रॉम फर्स्ट से नहीं, फ्रॉम फर्स्ट, हाँ, Vx भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकल जाएगा। आप कैसे, ये देखो, फ्रॉम फर्स्ट dvx बाई dt इक्वल टू क्यू बी बाई एम वी वाई, और वी वाई हमें टाइम का फंक्शन पता है, तो हम अब यहां से Vx भी निकाल लेंगे। आगे करते हैं फिर, है ना, नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं। तो फ्रॉम फर्स्ट इतना, फ्रॉम फर्स्ट तो फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट अपना क्या था देखिए, इक्वेशन फर्स्ट अपना क्या था, dvx बाई, सॉरी, हाँ ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट ना vy, यही है ना, हाँ ठीक है, dvx बाई dt इक्वल टू क्यू बी बाई एम इंटू वी वाई। वी वाई अपने पास कितना आ चुका है, ई बाई बी, ध्यान रखिएगा, ई बाई बी साइन ओमेगा टी,
ये हमें वी वाई पता है, चेक कर लीजिए, वी नॉट की वैल्यू ई बाई बी आ चुकी थी। स्लाइड चेंज होने पे दिक्कत होती है। ये देखिए वी बाई ई बाई बी साइन ओमेगा टी था, ओके, तो वी बाई बी ये साइन ओमेगा टी, ये ठीक है। अच्छा, और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अपना वी एक्स क्या था, क्यू ई बाई एम, देख लीजिए, डीवी एक्स बाई डी टी इक्वल टू क्यू बी बाई एम वी वाई, डीवी एक्स बाई डी टी इक्वल टू क्यू ई बाई एम इंटू वी वाई, यही था। तो क्या आप इस वी वाई को यहां पुट कर सकते हो यहां पे, तो आपको डीवी एक्स बाई डी टी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा, क्यू ई बाई एम, और इसको जब आप पुट करोगे वी वाई की वैल्यू कितनी, ई बाई बी साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो यहां से आपको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, देखिए डीवी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू बाई एम, क्यू ई स्क्वायर अपॉन एम बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ये आ रहा है। टाइम के साथ डिफरेंशिएट करिए तो आपको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया। उधर आपने वी वाई भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लिया था, तो इसे आप इंटीग्रेट कर रहे हैं साइन ओमेगा टी डी टी, और इसे आप इंटीग्रेट कर रहे हो 0 से वी एक्स और ये 0 से टी, तो वी एक्स भी मिल गया आपको, क्या मिल गया, क्यू ई स्क्वायर अपॉन एम बी स्क्वायर, और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन सभी बच्चों को पता है क्या है, वो अपने पास है कॉस माइनस कॉस ओमेगा टी 0 से टी, और ये कोफिशिएंट से डिवाइड भी होगा अपॉन में ओमेगा। तो फाइनली वी एक्स है क्यू ई स्क्वायर एम बी स्क्वायर, और ओमेगा को आप क्या लिखते थे, क्यू बी बाई एम, और ये आप यहां से क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। तो नाउ वी नो क्या क्या है इसमें कैंसिल हो रहा है, क्यू से क्यू कैंसिल हुआ, एम से एम कैंसिल हुआ, अच्छा ये बी स्क्वायर नहीं होगा ना, यहां तो केवल बी होगा ना, यहां केवल बी होगा, केवल बी है ना यहां पे टर्म, अब बी स्क्वायर आएगा, तो वी एक्स क्या मिल गया आपको, ई स्क्वायर बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। नाउ वी एक्स वी नो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, अब हमारे काम की चीज आ चुकी है ये वी एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये अपने काम की चीज आ चुकी है, वी एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, और यहां पे वी वाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी आ चुका है। अब आप लोगों को लोकस एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और वाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, देखिएगा। तो यहां पे ये दो इंपॉर्टेंट बात हमें पता है, तो इसे मैं आगे प्रोसीड करूं, हमें डिस्प्लेसमेंट वाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालने के लिए डी वाई बाई डी टी लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू ई बाई बी साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो डी वाई इज इक्वल टू ई बाई बी साइन ओमेगा टी डी टी, इसको आप इंटीग्रेट कर दो 0 से y और 0 से t, तो y एज ए फंक्शन ऑफ x आ जाएगा, इट इज ई बाई बी, साइन का है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा 0 से t, तो y क्या मिलेगा, ई बाई बी ओमेगा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, देख लीजिए। तो नाउ वी नो डिस्प्लेसमेंट लोकस आ गया, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया हमारा,
एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? बस मैथ्स है इस, ठीक है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं छुपा हुआ है, इसीलिए मैं अवॉइड कर रहा था। लेकिन कई बार किसी बच्चे ने बोला कि सर ये करा दीजिए, तो मैंने करा दिया। इक्वेशन 1 रॉन्ग है, ई नहीं बी था। कहां पर? इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 क्यू बी बाई एम था। अच्छा, इक्वेशन 1 में मैंने बी ले लिया है क्या? अच्छा, क्यू बी बाई एम था। ओके ओके, सही कह रहा हूं। तो ये लफड़ा हो गया, क्यू बी बाई एम था ना, पहले बता देते भाई, क्यू बी बाई एम था, ठीक है। तो यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा, वी वाई तो सही है ना, ये क्यू बी बाई एम, और वी वाई की वैल्यू तो यही है ई बाई बी, तो बी से बी कैंसिल हुआ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कोफिशिएंट चेंज होगा बस, बाकी चीजें तो वही रहेगी। अच्छा हुआ आपने अभी बता दिया, क्यू बी बाई एम, तो बी चेंज हुआ, ये हो जाएगा क्यू बाई क्यू ई बाई एम, बी कैंसिल होगा, यहां आएगा क्यू ई बाई एम, और यहां भी आएगा क्यू ई बाई एम। तो फाइनली यहां पे क्या आ जाएगा, वी एक्स क्यू ई बाई एम इन ओमेगा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा की वैल्यू रख देते हैं यहां पे, तो वी एक्स क्या आ जाएगा, क्यू ई बाई एम इंटू ओमेगा क्यू बी बाई एम, तो ये आ जाएगा ई बाई बी 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। तो वी एक्स आ जाएगा ई बाई बी 1 माइनस कॉस, और वी वाई आ जाएगा ये, ठीक है, सही है। अब तो यहां पे आप जैसे वी वाई जानते थे तो वाई निकाल लिया आपने, जैसे आप वी वाई जानते थे वैसे आपने क्या निकाल लिया, वाई। उसी तरीके से आप वी एक्स जान चुके हो, तो वी एक्स जान चुके हो तो क्या एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम नहीं निकाल लोगे? आप वी एक्स जान चुके हो ना, वी एक्स अपने पास क्या है, ये आपने वी एक्स निकाल लिया, यहां से अलग अलग ही कर दे रहा हूं, तो ये आपने वी एक्स निकाल लिया। इधर वी एक्स निकाला, इधर वी वाई से वाई निकाला, इधर वी एक्स निकाला, तो आप वी एक्स को क्या लिख सकते हो फिर से, वी एक्स इक्वल टू ई बाई बी 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। इसको लिख सकते हो डी एक्स बाई डी टी, ये तो काइनेमेटिक्स है, इतना तो सब लोग जानते हो। अब आपके पास कुछ नया नहीं है, तो इसको इंटीग्रेट करना है बस, ई बाई बी 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, और ये डी टी, ये इंटीग्रेट होगा 0 से x, और ये 0 से t। ठीक है, अब यहां पे x निकाल लो, e बाई बी dt का t आ रहा है, और cos का आ रहा है साइन। देखिएगा कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, यहां के बाद फिर चेक कर लीजिए। डी वी एक्स बाई डी टी हमने निकाल लिया, वी एक्स निकाल लिया था, इसके बाद चेक करिएगा जरा, ठीक है ना सब। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहां डी टी का इंटीग्रेशन होगा 0 से t, फिर माइनस ये बाहर ही है, माइनस कॉस ओमेगा टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन होगा 0 से t। तो फाइनली एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आएगा e बाई बी टी माइनस कॉस का हो जाएगा साइन, तो साइन ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा, और ये 0 से t। बोलो भाई,
तो टी का टी आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा x इज इक्वल टू ई बाई बी, फाइनली मैं लिख रहा हूं ओमेगा टी माइनस और साइन ओमेगा टी, ये x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आएगा, ये आपका फाइनली x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आएगा। यही लोकस था, लोकस अभी आ जाएगा जब आप x और y दोनों निकाल लोगे t को एलिमिनेट करके, तो ये x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया और यहां पर y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। इसको चेक कर लीजिए, यही हमें निकालना था, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। देख लीजिए आप लोग, e बाई बी ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब इससे इतना मैंने मेहनत किया है तो थोड़ा बहुत मैं आपको जो जेई मेंस आपसे पूछ सकता है एज ए थ्योरी इसको देखे, ठीक है। अगर इसको एज ए थ्योरी देखें तो जेई मेंस आपसे रिजल्ट पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप रिजल्ट याद रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, बहुत दूर का सफर किया है, बिल्कुल, बहुत सारे, ये वैसा सफर हो गया, बहुत सारे हम लोगों ने गाड़ियां चेंज की, फिर लोकल ट्रेन भी पकड़ा, फिर ऑटो भी पकड़ा, ठीक है। आपका पहला लाइव क्लास है, बताइए आप कितने, मतलब डरना मत बेटा, ठीक है, पहला लाइव क्लास है तो ऐसा मत सोचना है कि ये क्या हो रहा है, आपका पहला लाइव क्लास है, तो अभी जस्ट इसके बाद टॉपिक नया शुरू होने वाला है, आप उसको फील लोगे, इस पे इसको आप बुरा सपना सोच के भूल जाइएगा, ठीक है। जो उनकी पहली क्लास है, या जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं झिल रहा है वो भी बुरा सपना सोच के भूल सकते हैं। मेरा काम था बता देना, किसी बच्चे ने पूछा था तो मैंने बता दिया। x इक्वल टू ई बाई बी ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी, और y है अपने पास e बाई बी ओमेगा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। ये दो रिजल्ट्स आपको ध्यान रखने हैं, ये दो रिजल्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। अब देखिए इसमें से कुछ निकालते हैं, इतनी मेहनत किया है तो कुछ काम की चीज निकालते हैं। आप ध्यान से जो रिजल्ट्स को देखिए, ध्यान से रिजल्ट्स को देखिए जरा, और मुझे बताइए कि यहां पे t इक्वल टू 0 पे अगर बात करते हो तो ये t इक्वल टू 0 पे है e बाई बी ओमेगा, और ये 0 है, x कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है। हाँ, न्यूमिनेटर में भी ओमेगा आएगा, हाँ सही कह रहे हो, न्यूमिनेटर में भी ओमेगा आएगा, सही कह रहे हो, बहुत जहरीला है, न्यूमिनेटर में भी ओमेगा आएगा। तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू पे हम फोकस करते हैं, वाई मैक्स क्या हो जाएगा, जगह तो है नहीं, वाई मैक्स क्या हो जाएगा, आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको जो रिमेंबर करना है, ठीक है, इतनी मेहनत किया है तो कभी चांस नहीं लेते, मैं भी कहीं पूछ ले, जो काम की चीज है वो ये है, वाई मैक्स कितनी, चार्ज पार्टिकल अपना मैक्सिमम कितना वाई कोऑर्डिनेट लेगा, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है डायरेक्टली। तो आप यहां से देख रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू होगी t इक्वल टू 0 पे, और वो होगा y इक्वल टू ई बाई बी ओमेगा, t इक्वल टू 0 पे होगा y बाई बी ओमेगा, है ना। तो y मैक्स अपने पास आ जाएगा e बाई बी ओमेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये पूछा जा सकता है कि जब e परपेंडिकुलर टू b है, इतना तो याद रहेगा, इतना तो याद रहेगा, देख के टिक मार दोगे, जब y में e और b परपेंडिकुलर है और इनकी ट्रेजेक्ट्री पता है कैसी होगी, इसकी ट्रेजेक्ट्री बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगी, इसकी ट्रेजेक्ट्री जो है आपकी साइक्लॉइड होगी, इसको हम कहेंगे साइक्लॉइड, ये ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसा बनाएगा, उस पर भी अभी बात करते हैं। वाई मैक्स अपने पास होगा ई बाई बी ओमेगा, ठीक है। तो वाई मैक्स अपने पास अगर ई बाई बी ओमेगा है इसी टाइम पे, और ये कब है, ये कब है, एट टी इक्वल टू 0 पे ही आ रहा है ना, एट टी इक्वल टू, सॉरी, एट टी इक्वल टू पाई बाई 2 पे आ रहा है, टी इक्वल टू 0 पे तो वाई 0 होगा। कब आ रहा है देखिए, ओमेगा टी, जब कॉस ओमेगा टी 0 हो जाए, ये कब आएगा। तो यहां से कुछ काम की चीज निकाल पा रहे हैं तो निकाल लेते हैं। एट व्हेन कब होगा ये देखो, व्हेन कॉस ओमेगा टी
इक्वल टू 0, दैट इज ओमेगा टी पीरियोडिक फंक्शन है, तो क्या क्या हो सकता है, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, यही होगा ना, देख लीजिए। ठीक है, तो आप पहली दफा अगर आप बोल रहे हो पीरियोडिक में 2 पाई तक ही एंगल कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 पाई पूरा रोटेट करेगा, तो यहां तक आते हैं। तो इसके पीरियोडिक है ना, कॉस थीटा इज पीरियोडिक इन 2 पाई, कॉस थीटा का पीरियड 2 पाई होता है, तो उसमें देख लेते हैं। बस 2 बार ऐसा होगा, 2 बार अचीव करेगा, एक बार प्लस वाई मैक्स होगा, एक बार माइनस होगा। ठीक है, एक बार प्लस होगा, माइनस, तो अभी मैं केवल ये लिख रहा हूं। तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी अपने पास हो जाएगा पाई बाई 2 ओमेगा। तो पाई बाई 2 ओमेगा पे होगा, या थीटा जब कितना रोटेट कर चुका होगा, ये पूरा थीटा है ना, तो जब ये पूरा पाई बाई 2 पहुंच चुका होगा, तब जाके वाई अपना मैक्स होगा, वाई अपना मैक्स होगा। यहां तक तो सभी बच्चों को क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, उस समय एक्स अपना 0 होगा, एक्स की बात देख लो, तो एक्स अपना क्या हो जाएगा, 0। अब आप इसका मजा लीजिए। मजा यह है कि इसको मैं रोटेशन, अभी एक सभी को मजा नहीं मिल सकता, जिसने रोलिंग मोशन पढ़ा है, जिसने रोलिंग मोशन पढ़ा है उसको अभी बहुत मजा आने वाला है। इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूं, एक पहिया है, देखिएगा ध्यान से। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों ने पढ़ा है, एक पहिया है, इस पहिया पे एक पॉइंट है यहां पर P, ठीक है, और ये इसके साथ घूमेगा, ये ट्रांसलेट भी कर रहा है और ये रोटेट भी कर रहा है। याद है सभी बच्चों को, कितने बच्चों ने पढ़ा है जरा बताना। रोलिंग मोशन कितने बच्चों को आइडिया है रोलिंग मोशन का? जिनको नहीं है उनको कोई दिक्कत नहीं है, जब वो पढ़ेंगे तो वो कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इनके पास तो रहेगा ही रिजल्ट। लेकिन जिन्होंने पढ़ा है उनको थोड़ा सा आइडिया देना चाह रहा हूं कि देखिए रिजल्ट हम कहां से कहां कनेक्ट कर रहे हैं। ओमेगा है, तो मैं कह रहा हूं कि एक पहिया है, रिम है, रिम पे कोई पॉइंट है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको आइडिया होने वाला है। उसको मैं क्या बोल रहा हूं, इसका मैक्सिमम वाई मैक्स का, इसका रेडियस आर है। इस आर को कितना बोल रहा हूं, वाई मैक्स बाई 2। इस आर को वाई मैक्स बाई 2, वाई मैक्स कितना है, ई बाई बी ओमेगा, तो ई बाई 2 बी ओमेगा, ये रेडियस, इतने का रेडियस लेके चलूं तो आप जरा मुझे बताओ कि ये जो पाथ फॉलो करेगा ना, यही पाथ जो है चार्ज पार्टिकल भी फॉलो करेगा। कैसे, देखिएगा। देखिए, आपको सभी बच्चों को ये पता है कि ये कांस्टेंट ओमेगा है, मान लीजिए ओमेगा कांस्टेंट है और वी भी कांस्टेंट है। तो सभी को पता है प्योर रोलिंग में v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, मैं उन्हीं लोगों के लिए बता रहा हूं जिनको आइडिया है, जिनको नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे कनेक्ट करेंगे। तो अब मुझे ये बताओ कि ये t इक्वल टू 0 पे है, ग्राउंड पे, इसका ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों मोशन होगा। ये यहां पर कब आएगा, ये कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, v और ओमेगा कांस्टेंट है, तो ये पाई बाई 2 कब रोटेट करेगा, जब ये पाई बाई 2 रोटेट कर चुका होगा, तब ये यहां पर आ चुका होगा कि नहीं, बताइए। p पॉइंट यहां पे आएगा एक बार, ठीक है, एक बार यहां पर आएगा, फिर एक बार कहां पर आएगा, ये कौन सा टाइम है, ये पूरा टाइम, ये t/4 टोटल टाइम, मतलब ये p घूमकर यहीं पे पहुंच जाए, ध्यान दीजिएगा, तो 1 टाइम पीरियड बोला जाएगा। तो ये p यहां पर आया, उसके बाद ये p यहां पर आएगा, फिर यहां पे, ये होगा 1 टाइम पीरियड, ये होगा t/3t/4 टाइम, ये होगा t इक्वल टू t/2, ये टाइम होगा t इक्वल टू t/4। तो आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट P यहां पे से
फिर से ग्राउंड पे आ जाए, ये ग्राउंड से फिर से ग्राउंड पर आ जाए, तो आप देख रहे हैं कि इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या हो रही है, इसकी ट्रेजेक्ट्री हो रही है कुछ ऐसी, इसकी ट्रेजेक्ट्री हो रही है कुछ ऐसी। इसी ट्रेजेक्ट्री को आप कह रहे हैं साइक्लॉइड, इसी ट्रेजेक्ट्री को आप कह रहे हैं साइक्लॉइड। तो जो अपना जो चार्ज पार्टिकल है वो भी साइक्लॉइड मोशन करेगा। ये वन टाइम पीरियड का है, ये कितने का है, ये वन टाइम पीरियड, मतलब ये ऐसा ऐसा चलता जाएगा ये चार्ज पार्टिकल। तो इस चीज को मैं आपको फील कराने के लिए रोलिंग का हेल्प लिया हूं, जो डेली लाइफ में आप कर सकते हैं। ये जो चार्ज पार्टिकल है इसकी ट्रेजेक्ट्री इस तरीके से ऐसा होगा, और यही अपना साइक्लॉइड है, यही है साइक्लॉइड। ठीक है, तो ये चार्ज पार्टिकल इस तरीके से मोशन करेगा, जैसा रोलिंग की बात है। रोलिंग डिस्क के लिए आपने और भी चीजें, बहुत सारी चीजें की होंगी, जिन बच्चों को पता होगा कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसकी वेलोसिटी 2v होती है, टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 2v होती है। तो आपने अभी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाला है, ठीक है, तो आपने पास वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाला है। देखिए आपने अभी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाला है ना, तो इसमें t इक्वल टू t/4 पुट कर दीजिए, आपको vy मिल जाएगा, और वो जो vy मिलेगा वो 2v के बराबर होगा, जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी। ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है v, है ना, यहां पर ये v है, यहां पे ये वेलोसिटी सबको पता है वो 2v होती है। तो आप यहां पे t इक्वल टू t/ पुट करिए, उसमें आपको मिल जाएगा ये v 2v के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको रोलिंग की तरीके से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, रोलिंग से आप इसे रिलेट कर सकते हो, रोलिंग मोशन से। तो रोलिंग मोशन से आप इसे रिलेट कर सकते हो। और जिन बच्चों ने पढ़ा है कि वन टाइम पीरियड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इंटीग्रेट करके हम निकालते हैं उसे 8r। ये डिस्टेंस जो है रोलिंग मोशन में, ये जो डिस्टेंस होता है, नॉट डिस्टेंस, डिस्टेंस बोलना तो ठीक नहीं है, डिस्टेंस तो साइक्लॉइड का पूरा लेंथ होगा। डिस्प्लेसमेंट, तो ये P पॉइंट यहां से उठ के यहां पर आता है। तो ये बहुत बच्चे जो जानते हैं, नहीं जानते हैं तो रोलिंग में क्लियर होगा, जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है कि ये डिस्प्लेसमेंट है वन टाइम पीरियड में 8r। तो चार्ज पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, r की वैल्यू E/2b ओमेगा है, तो चार्ज पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इस रिजल्ट से, वो हो जाएगा 8, और r की वैल्यू हो जाएगी E/2b ओमेगा, दैट इज 4E/b ओमेगा। और एक काम करिए, आप ओमेगा को भी लिख दीजिए 4E/b QB/m, क्या लिखते हैं ओमेगा, हाँ ये लिखते हैं ना, QB/m। तो यहां से आ जाएगा 4E/4me। तो ये भी रिजल्ट आपसे पूछा जा सकता है, 4me/QB², कुछ ऐसा आ रहा है, चेक करिए जरा, 4me/QB², चेक करिए कुछ गड़बड़ तो नहीं है। y मैक्स है अपना कितना, 2r के बराबर ना, तो r होगा E/2b ओमेगा, x आता है 8r, तो r हमने लिखा ये। चेक करिए जरा सब लोग, एक बार चेक करिए। अगर ये रिजल्ट है, शायद 8 आना चाहिए।
आर तो अपना वाई मैक्स के हाफ ही होगा ना, वाई मैक्स के हाफ ही होगा ना। अच्छा वाई मैक्स पूरा ले लें अगर, एक मिनट रुको, यहीं से चल रहा था ना ये। हम्म, हाफ मत लो, इसका इक्विवेलेंट तब आएगा नहीं, आर को वाई मैक्स के इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा, आर को वाई मैक्स के इक्विवेलेंट लीजिए, मतलब जितना ये वाई मैक्स है उतने का ये सर्कल का रेडियस होना चाहिए, तब आएगा ई बाई बी ओमेगा, ये लीजिए। तो यहां पे अपने पास 8E/B ओमेगा, और इसको आप लिख सकते हो 8E, मतलब मैंने ये एनालॉगी जो लिया है आई वाई मैक्स को आर के बराबर लिया है, बाई बी ओमेगा को आप लिख सकते हो QB/M, तो हो जाएगा 8ME/QB²। तो ये रिजल्ट भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इतना याद रखिएगा कि वाई मैक्स जो है E/B के बराबर ले लीजिएगा, ठीक है। और डिस्टेंस अपना, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस मत बोलो, डिस्टेंस तो इसकी पूरी लेंथ होगी, इस साइक्लॉइड का पूरा लेंथ होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट है यहां से यहां आने का स्ट्रेट लाइन, ये डिस्प्लेसमेंट है भाई, ये डिस्प्लेसमेंट है पूरा 8R, ठीक है। ये नहीं मतलब ये यहां से यहां, ये t=0 होगा, ये 1 टाइम पीरियड होगा, ये दूसरा टाइम पीरियड होगा, ये तीसरा टाइम पीरियड होगा, ठीक है। तो ये अपना यहां से यहां तक का ये 8R होता है, मैं आगे रोलिंग में बताऊंगा आप लोगों को कहां से आया है ये, अभी के लिए इतना काफी है, जिनको पता है उनको ये कर सकते हैं रिलेट, जिन्होंने किया है इंटीग्रेट करके करते हैं, स्पीड dv/dt को, नेट वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके करते हैं। खैर इतना काफी है, ठीक है। ऐसे ही बहुत बच्चे बहुत परेशान हो गए होंगे, तो और मैं परेशान नहीं करना चाहता, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इस टॉपिक का एक लास्ट क्वेश्चन नॉन यूनिफॉर्म के लिए, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म, मान लीजिए आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी ऐसी है, किसी चार्ज पार्टिकल में मान लीजिए आपने इसको V0 आई कैप से आपने इसको प्रोजेक्ट किया, और मैग्नेटिक फील्ड आपकी है B0 x k कैप, ध्यान दीजिएगा B0 x k कैप, माइनस ले लेते हैं B0 x k कैप, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये देखिए, हाँ वाई मैक्स को आर लिया है मैंने, वाई मैक्स को आर लिया है, ठीक है, वाई मैक्स को आर लिया है, V=V0 आई कैप, और B जो है -B0 x जो है वो है अपना k कैप, B=B0। ये नॉन यूनिफॉर्म है, कैसा नॉन यूनिफॉर्म है देखिएगा, इसकी जो डायरेक्शन है, ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन है वो किधर है, इनवर्ड है, इसकी जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड है, डायरेक्शन अपनी इनवर्ड है, k कैप में, -k कैप में है, बट इसका जो मैग्नीट्यूड है वो x एक्सिस के लॉन्ग वेरी कर रहा है, जो मैग्नीट्यूड है वो x एक्सिस के लॉन्ग वेरी कर रहा है। तो अगर ये x एक्सिस के लॉन्ग वेरी कर रहा है, तो अब ये नॉन यूनिफॉर्म हुआ कि नहीं बताइए, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है इसका, समझ गए होगे। अब मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट नहीं है, दिख रहा है सभी बच्चों को, ये x है और ये मान लेते हैं y, और अपना मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड है, b ये है, बट ये b वेरिएबल है, शायद सबको दिख रहा होगा। डायरेक्शन तो इसकी k कैप के लॉन्ग है, डायरेक्शन तो इसकी k कैप के लॉन्ग है, -k कैप के, बट जैसे जैसे आप ओरिजिन से आगे बढ़ोगे तो इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, क्योंकि x पे वो डिपेंडेंसी रखता है, तो मैग्नीट्यूड x के लॉन्ग चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन अपना नेगेटिव y z एक्सिस के लॉन्ग है। यहां तक सभी को क्लियर है। तो पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है आपको, ए चार्ज पार्टिकल is projected with velocity v0 in x direction
ठीक है, इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसका फंक्शन आपके सामने है, इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है फाइंड मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, फाइंड मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो इस चार्ज पार्टिकल का हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, ये फंक्शन आपको दिया हुआ था, पूरा क्वेश्चन ये है। ठीक है, अब आप लोग क्या क्या सोचना शुरू करोगे, पहले तो जब यहां पे हो जहां पे, तो वहां से देखो जरा कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। अभी ये वी नॉट से यहां पे प्रोजेक्ट किए हो, इसको तुमने प्रोजेक्ट किया है वी नॉट से चार्ज पार्टिकल को, है ना, बाकी क्यू ले लीजिए, मास एम ले लीजिए, तो आपने इसको प्रोजेक्ट किया, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो V क्रॉस B मैग्नेटिक फील्ड इधर लगेगा, है ना, अभी इस समय Y एक्सिस पे लग रहा होगा, तो ये आगे भी बढ़ रहा होगा, तो धीरे धीरे, ये तो सभी बच्चों को पता है कि यहां पे कर्वलिनियर मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, 8r डिस्टेंस ही होगा ना, क्योंकि रोटेशन में हम उस पॉइंट की नेट वेलोसिटी का मॉड, अच्छा हाँ हाँ आप सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, सही कह रहे हैं आप, ये 8r डिस्टेंस होगा क्योंकि हम मॉड v को इंटीग्रेट करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये डिस्टेंस होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मतलब एक्चुअली इसका लोकस ही होगा, ये पाथ लेंथ होगा, ये 8r नहीं होगा, सॉरी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये तो हम मॉड को निकालते हैं ना, स्पीड को इंटीग्रेट करते हैं तो डिस्टेंस आएगा। ये आएगा डिस्टेंस, मतलब इसकी एक्चुअल ट्रेजेक्ट्री की लेंथ हम निकाल रहे हैं, ये डिस्टेंस ही आएगा 8r। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मॉड निकालते हैं, जिन बच्चों को रोटेशन में किया होगा, ट्रांसलेशन की और रोटेशन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट लेते हैं और फिर उसका मॉड अंडर रूट में आता है, उसको इंटीग्रेट करते हैं, 2 sin θ/2 करके आता है। मैं करना नहीं चाह रहा था क्योंकि वो मुझे बहुत बच्चे नहीं समझेंगे, इसीलिए जिनको आता है देखो उनको पता है, अच्छी बात है। तो यहां से अपने पास Q/m से V नॉट से आएगा, तो इसकी ट्रेजेक्ट्री कर्वलिनियर होगी, सर्कल नहीं बोलेंगे क्योंकि सर्कल हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड अलग है, तो कर्वलिनियर होगा एक, क्योंकि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होता जाएगा, तो कुछ ऐसा मोशन करता हुआ ये उठेगा। ठीक है, अब आप देखो यहां पे कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने हमेशा ध्यान दिया करो क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट, इस पे फोकस करो। तो लॉजिक क्या कहता है तुम्हारा कि मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट कब तक, कब अचीव होगा, कि जब वो एक्स में अब दोबारा आगे ना बढ़े, एक ऐसा पॉइंट जहां पर वो फर्दर एक्स में ना जाए, फर्दर एक्स डायरेक्शन में नहीं जाने के लिए तुम्हें चमकेगा कि सर Vx 0 हो जाए, बिल्कुल Vx 0 हो जाए, तभी तो एक्स डायरेक्शन में नहीं जाएगा। तो किसी जनरल टाइम में मान लेते हैं ये V है, ठीक है, इस V का, अब ये जनरल V नॉट से यहां पर मान लो ये V है, तो V का आप यहां पे जरा डायरेक्शन देखिए मैग्नेटिक फील्ड का, V क्रॉस B इधर होगा, इस आर्क का जो लोकस होगा या ट्रेजेक्ट्री होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा बदल रहा होगा। भाई हिंदी में मतलब लोकस का मुझे नहीं पता, सॉरी, ठीक है, मुझे नहीं पता मैथ्स में लोकस को हिंदी में क्या कहते हैं, एक्चुअली नहीं पता मुझे, हिंदी के टर्म्स बिल्कुल नहीं पता है, क्योंकि मैंने कभी नहीं पढ़ा है हिंदी के टर्म्स, हिंदी में मैं नहीं पढ़ा हूं। तो यहां पर अपने पास ये P पॉइंट अगर मान लें, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, और ये P पॉइंट है, ठीक है, तो इस P पॉइंट पे ये वेलोसिटी है, तो V क्रॉस B क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो होगा, ध्यान दो, मैग्नेटिक फोर्स इसके इस V के परपेंडिकुलर होगा, और ये किस डायरेक्शन में होगा भाई, इस समय का जो सर्कल बन रहा होगा, इस समय मैंने तुम लोगों को एक क्वेश्चन कराया भी था,
इस समय का जो सर्कल बन रहा होगा उसके रेडियस ऑफ कर्व उस सर्कल के सेंटर की तरफ होगा। या हर मोमेंट पे सर्कल अलग अलग है, ठीक है। सर्कल, अबे इंडियन ही हूं, इंडियन नहीं, शुद्ध इंडियन हूं। इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे जो है कोई पूछेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का हिंदी में क्या मतलब है, लोकस का क्या मतलब है हिंदी में। तुम बेवकूफ हो क्या? तुम्हें ये नहीं पता कि मैथ्स में हिंदी में टर्म्स अलग हैं, ज्यामिति और स्ट्रेट लाइन? एकदम बेवकूफ हो। हाँ, हिंदी के, मैं इंडियन ही हूं, मुझे ये तुम्हें मैं बता रहा हूं कि हिंदी के टर्मिनोलॉजी साइंस में अलग अलग होती है। एंगुलर मोमेंटम को फिजिक्स में हिंदी में कुछ कहते हैं, जैसे कि फोर्स का मुझे पता है बल कहते हैं, ठीक है। इंपल्स को कुछ और कहते होंगे, वो हिंदी के सटीक टर्मिनोलॉजी होती है। तो वो मैं कह रहा हूं मुझे नहीं आता, एकदम ढक्कन लो। पी जो है अपने बात बता रहे हो कि आप इंडियन ही हो। कबाड़ी लोग यहां मौजूद हैं और ये कबाड़ी हमेशा ही ऐसे ही रहेंगे। आप लोग ऑनलाइन में पढ़ के जो है ऑनलाइन को बर्बाद कर रहे हो, बाकी बच्चों को नुकसान पहुंचाते हो। करोगे कुछ नहीं तुम लोग, केवल टीचर का V क्रॉस B इधर होगा। आपको क्वेश्चन चल रहा है इतना बढ़िया, इस पे ध्यान नहीं दे रहे हो। मैंने बता दिया कि मुझे हिंदी की टर्मिनोलॉजी नहीं आती, तो मुझे बता रहे हो कि तुम इंडियन हो कि नहीं हो। गजब आदमी हो यार, बोलने से पहले कुछ सोचा करो ना, बड़े हो गए हो। अभी कॉलेज में जाओगे तो ऐसे लोगों की परेड होगी बहुत बुरी तरीके से। कंपनियां तो बिल्कुल ले नहीं जाएगी इस एटीट्यूड को देखकर। V क्रॉस B जो है इस तरफ आपके पास होगा। तो मैं कह रहा हूं कि इसका जो सर्कल होगा, समझ रहे हैं ना, ये क्या होगा? अगर मैं आपको और समझाऊं रेडियस ऑफ कर्वेचर से, तो ये कुछ ये कहानी होगी। अगर कोई समझना चाहे तो जो भी इसका सर्कल बनेगा इस कर्व का, इस पॉइंट पे, उस सर्कल के सेंटर पे होगा। तो जिन बच्चों को रेडियस ऑफ कर्वेचर का आइडिया है वो समझ पा रहे होंगे कि ये जो है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह हमेशा काम करता है। तो यहां पे नॉन यूनिफॉर्म होने की वजह से इसका सेंटर अलग अलग है। इसका सेंटर जो है अलग अलग है, हर जगह पे इसका सेंटर अलग अलग होगा। ये होगा अपना FB, ये होगा अपना FB इस समय का। बोलो, अब शायद क्लियर होगा सभी बच्चों को। ये होगा अपना FB जो हमेशा सेंट्रीपिटल होगा। वो अलग बात है कि यहां पे फिक्स सर्कल नहीं होगा, हर पॉइंट पे जो कर्व मूव कर रहा होगा उसका आप कर्व का सर्कल बनाओगे तो हमेशा कर्व का सेंटर अलग अलग होगा, ठीक है। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो आपसे पूछा गया था कि x कोऑर्डिनेट, तो आपको किसी भी तरीके से स्टैंडर्ड x और y कोऑर्डिनेट पे फोकस करना है। तो ये अपना x एक्सिस होगा और ये y एक्सिस। तो आपको अगर मैं बोलूं कि ये एंगल मान लीजिए थीटा है, ठीक है, ये एंगल मान लीजिए थीटा है, तो FB कितना आ रहा है? FB का आप बोलोगे सर अब ये क्यों शुरू कर दिए, आप ये क्यों शुरू कर दिया आपने x और y में? हमारा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें Vx को जीरो करना है। तो तुम्हें चमकना शुरू होगा कि सर Vx को जीरो करने के लिए किसी भी तरीके से हम Vx का फंक्शन बनाए, है ना। तो Vx का फंक्शन बनाने के लिए हमें ओरिजिनल x और y में आना होगा। तो मुझे अभी यही दिख रहा है कि FB और ये थीटा है, तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर मैं FB cos थीटा इसका फोर्स लिखने वाला हूं y डायरेक्शन में। तो y डायरेक्शन में इसका कॉम्पोनेंट x में भी आएगा, x से हमें अभी मतलब नहीं है, मैं FB का y डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट लेना चाह रहा हूं। तो FB का ये FBy हो जाएगा, देखिएगा। आप बोलोगे सर इसमें क्यों नहीं इंटरेस्टेड हो? हर चीज का लॉजिक है, हर चीज का लॉजिक है। अगर आप घुस के पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे एडवांस ना निकले। ये VBy है, तो VB मैं बोलूंगा कि मैंने Vx का कंपोनेंट पे ध्यान क्यों नहीं दिया, FB के x कंपोनेंट पे ध्यान क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया क्योंकि यहां आ जाओ, मैग्नेटिक फील्ड जो किधर है, x का फंक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड x का फंक्शन है। इस समय यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? x कोऑर्डिनेट पे। दिख रहा है सभी को? इस समय जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर होगी, यहां जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना ये, तो ये B जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? कितनी वैल्यू है इसकी? B नॉट x, क्योंकि x कोऑर्डिनेट आपने x ले रखा है। शायद समझ गए? तो यहां पर अपने पास FBy जो होगा वो कितना होगा?
एफ बी वाई कितना होगा, वो हो जाएगा अपने पास एफ बी कॉस थीटा। लेकिन आपको एक बात और दिख रही होगी कि ये जो थीटा है ये वही है जो ये टेंजेंट है, टेंजेंट का एंगल देखो, ये थीटा वही है जो इस पॉइंट पे तुम टेंजेंट खींच रहे हो इस कर्व पे। कोई भी अच्छा क्वेश्चन बहुत दिमाग लेता है भाई, ठीक है। आपको अगर फर्जी पढ़ाई पढ़नी है तो अलग बात है, बाकी अगर ढंग से पढ़ना है तो आपको बहुत मेहनत करना होगा, बहुत सोचना होगा, फिर आपको मजा भी आने लगेगा। ये थीटा है, तो मैं कह रहा हूं यहां पे जो आपने ये टेंजेंट खींचा है इसका स्लोप क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। इसका स्लोप क्या हो जाएगा अपने पास, dy बाई डी एक्स। ये समझ पा रहे हैं सभी बच्चे कि ये dy बाई डी एक्स एक तरीके से tan थीटा है ना। यहीं पे तो आपने टेंजेंट या स्लोप खींचा है, दैट इज योर tan थीटा। तो dy बाई डी एक्स हमारे पास tan थीटा है, यहां तक देख पा रहे हो। और एफ बी वाई कितना है, एफ बी कॉस थीटा। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एफ बी की वैल्यू निकाल लें। एफ बी की वैल्यू देखो क्या आ जाएगा, एफ बी की वैल्यू हमारे पास है, एफ बी कितना हो जाएगा, देखिए एफ बी बी और वी के बीच का एंगल तो 90 है, तो क्यू वी बी यही तो लिखेंगे, क्यू वी और बी क्या लिखेंगे, बी एट एक्स लिखेंगे। तो एफ बी वाई कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने पास क्यू वी और बी जो होगा वो हो जाएगा बी नॉट एक्स, और साइन के साथ लिखिए तो अपने पास बी हो जाएगा माइनस बी नॉट और ये एक्स, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ए वाई कितना होगा, इसको बस मास से डिवाइड करेंगे, क्यू वी बी नॉट बाई एम इंटू एक्स। तो आपने क्या देखा कि वाई का एक्सेलरेशन एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, वाई का एक्सेलरेशन जो है एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, मानते हैं। तो वाई का एक्सेलरेशन जब एक्स कोऑर्डिनेट पे एक्स पे डिपेंड कर रहा है तो ए वाई को आपने ये लिखा, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, डीवी वाई बाई डी टी, इसको आप लिख सकते हैं। हमें क्या टारगेट है कि मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, देखिए मैं लिख दे रहा हूं फॉर एक्स मैक्स, है ना, फॉर एक्स मैक्स क्या लिखेंगे, वी एक्स शुड बी 0। ध्यान दीजिएगा ये ऐसे ही चलता जाएगा, फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब इसका पूरा का पूरा ये नेट वी हॉरिजॉन्टल हो जाए। ध्यान दीजिएगा, तो अगर ये ऐसा हो जाएगा, पूरा कर्व इस तरीके से हो जाएगा, तो इस समय में पूरा जो वी वाई होगा वो वी नॉट के बराबर होगा, और यहां पर आप बोल सकते हो कि वी एक्स अपना 0 होगा। तो इस समय का जो एक्स होगा, ध्यान दीजिए, इस समय का जो ये एक्स होगा यही अपना एक्स मैक्स होगा। शायद सब लोग समझ पा रहे हैं, ये जो अपना एक्स होगा यही एक्स मैक्स होगा भाई। तो दैट इज द कंडीशन फॉर एक्स मैक्स। तो आपको क्वेश्चन को देखकर आपको सोचना पड़ेगा, तो ये आपका एक्स मैक्स होगा। तो यही चीज मैंने यहां लिखा था कि एट एक्स मैक्स वी एक्स इक्वल टू 0, मतलब वी वाई जो है पूरा वी नॉट होगा। यहां से आपको चमका कुछ, यहां से चमका सभी बच्चों को। तो अब आपको ए वाई पता है, तो क्या करना चाह रहे हो, क्या लिखने वाले हो, इसको जरा सोच के अब तो बता दो क्या लिखने वाले हो मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट के लिए। इसको ए वाई को क्या करें, तो यहां पर अपने पास ए वाई की जो वैल्यू है, ए वाई की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी, क्या लिख सकते हो, हमें इधर एक्स चाहिए और इधर हमें वी वाई चाहिए। तो डीवी वाई, देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, वी डीवी बाई डी वाई करेंगे अगर, डी वाई बाई डी एक्स इधर टैन थीटा है। इसको दोनों साइड थोड़ा सा सोचिए इसमें और क्या करें फंक्शन बनाने के लिए। इतना तो बता दिया, अब आप बताइए वी डीवी बाई डी वाई करना चाहेंगे, वहां पे लेकिन फंस जाओगे। वी डीवी बाई डी वाई करोगे तो इधर तो वी डीवी रहेगा, ठीक है, और डी वाई इधर आ जाएगा। जब डी वाई इधर आ जाएगा तो कैसे करोगे फिर, हमें तो यहां पे एक्स डी एक्स चाहिए ना, हमें तो यहां पे एक्स डी एक्स चाहिए।
फिर dy को dx tan थीटा लिख दोगे, बट tan थीटा हमें कहां पता है भाई? tan थीटा कहां पता है बताओ? tan थीटा कहां पता है? अब देख लें आज तुम लोग की कितनी बुद्धि काम करती है, सोचो जरा। तब तक पानी पी ले मैं। कुछ सोचा? dx से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। चलो बहुत लोग बहुत सारा सजेशन दे रहे हैं। देखिए क्या करते हैं, इसको हम लिख रहे हैं, पहले तो लिख रहा हूं dv बाई dy, चलो जो आप जानते हो। ठीक है, अब इसको क्या कर रहा हूं मैं, चेन रूल तो सभी लोग जानते हो, तो मैं इसको dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं। अच्छा यहां भी dx बाई dt होगा ना, दोनों साइड इसको dv बाई dy आपने अगर लिखा, क्यू वी बी नॉट, कॉस थीटा कहां गया यार, वही तो मैं देख रहा हूं। कॉस थीटा तो लिखा ही नहीं है मैंने यहाँ, एफ बी कॉस थीटा है ना, ये छूट रहा है, आप लोग बता भी नहीं रहे हो। क्यू वी बी एट एक्स, देखो इधर एफ बी जो आप लिख रहे हो उसके साथ कॉस थीटा भी तो है, यहां पे कॉस थीटा भी तो आएगा। क्यू वी और बी एट एक्स, तो बी एट एक्स को आपने लिख दिया बी नॉट एक्स, और यहां कॉस थीटा भी तो रहेगा भाई, तो यहां पे एक कॉस थीटा भी रहेगा जो बी का कंपोनेंट है, ये छूट रहा है, ये रहेगा। तो यहां पे आपने लिखा क्यू बी नॉट वी कॉस थीटा अपॉन में एम इंटू एक्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये सभी बच्चों को क्लियर है? जो छूट रहा था कॉस थीटा छूट रहा था, ये कंपोनेंट है, एफ बी का टोटल नहीं। एफ बी टोटल है क्यू वी बी एक्स, एफ बी टोटल है क्यू वी बी एक्स, इसका कंपोनेंट इधर होगा एफ बी कॉस थीटा। यहां मैंने थोड़ा गलत दिखाया इसलिए आपको एफ बी वाई नहीं सही है, यहां पे लिख दे रहा हूं दिस इज योर एफ बी कॉस थीटा, तो हमें एफ बी कॉस थीटा से मतलब है ना, तो ये चीज छूट रहा था। चलो तो अब ये हमने लिख दिया इसको dx बाई डी टी, इसको मैंने लिख दिया dx बाई डी टी इक्वल टू माइनस क्यू बी नॉट अपॉन एम, ठीक है, और x, और ये है अपना v cos थीटा। अब जरा ध्यान दो, मैंने जो चालाकी की है उसका फायदा उठा रहा हूं, ये जो dx बाई डी टी है vx ही तो है, ये जो dx बाई डी टी है ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन x डायरेक्शन, यही तो vx होगा। और इधर आ जाओ जरा, ये भी तो vx ही है भाई, ये भी तो vx ही है, ये थीटा है, ध्यान दीजिए, ये थीटा है, ये v है, तो अगर ये थीटा था तो ये भी थीटा था, और ये इधर एफ भी था, यही था, तो v cos थीटा, ये भी तो vx ही है, तो ये कट रहे हैं, ठीक है, ये कट रहा है, तो ये कट जाएगा। नहीं भाई, एक्सेलरेशन कहां है, ये डीवी वाई बाई डी एक्स एक्सेलरेशन थोड़े होता है, ठीक है, ठीक है, डीवी बाई डी एक्स जो है एक्सेलरेशन थोड़े होता है, डीवी वाई बाई डी टी एक्सेलरेशन होता है, डीवी वाई बाई डी एक्स एक्सेलरेशन नहीं होता है, यही तो मजा है। ठीक है, तो आपने बहुत चालाकी से फंक्शन बना लिया, अब तो आपके लिए बल्ले बल्ले, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो आप जीता हो। डीवी वाई आपने फंक्शन बना लिया, इधर एक्स है इधर डीवी वाई है, बस हो गया, काम खत्म हुआ आपका। कर लीजिए फिर, बता दीजिए एक्स मैक्स क्या रहा है। मुझे थोड़ा सा डाउटफुल है कि यहां माइनस हम लोग जो ये लेके चल रहे हैं ये लेना नहीं चाहिए,
ये माइनस नहीं लेना चाहिए क्योंकि हम लोग इनवर्ड ले चुके हैं और ये डायरेक्शन निकाल चुके हैं, मानते हैं कि नहीं? ये डायरेक्शन जो है हमने माइनस नहीं लेना चाहिए क्योंकि हमने इनवर्ड ले लिया है, माइनस बी नॉट एक्स था और उसके अकॉर्डिंग ही एफ बी इधर किया है, नहीं तो इधर आ जाता। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे डायरेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, माइनस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे डायरेक्शन लिया हुआ है, एफ बी अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ही है। तो यहाँ मैग्नीट्यूड है, शायद सभी बच्चों को क्लियर ही होगा। लेकिन कॉस थीटा अगर ध्यान से देखो तो डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, ये यहां से इस तरीके से कॉस थीटा 0 से पाई बाई 2 में डिक्रीजिंग फंक्शन है, 0 से पाई बाई 2 में डिक्रीजिंग है तो कॉस थीटा डिक्रीज करेगा, बट है तो पॉजिटिव ही, नेगेटिव नहीं है वो। हाँ तो ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन ही होगा, वो अलग बात है कि उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो यहां पे आप इसको प्लस करिए, साइन हम ले चुके हैं पहले से, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पे आपके पास क्या आ जाएगा, डीवी वाई एक तरफ इक्वल टू क्यू बी नॉट अपॉन में एम और एक्स डी एक्स एक तरफ, यही मैक्सिमम चाहिए था तुम्हें। तो ध्यान दो, जब एक्स अपना 0 था, ध्यान दो यहां से एक्स इक्वल टू 0 था तो ये पूरा v जो है कितना था, वी बी वाई नहीं, तो साइन लेके चलना पड़ेगा हम, क्योंकि यहां पे x जब 0 है देखो तो वी वाई 0 था। हाँ ठीक है, x 0 है तो वी वाई है ना, तो वी वाई 0 है, पूरा x डायरेक्शन में था, ठीक है। और ये x मैक्स है तो v पूरा v नॉट है, वी वाई जो है पूरा v नॉट है, ये देखिए वी वाई पूरा v नॉट है जब x अपना x मैक्स है। आई थिंक सभी बच्चे कर चुके होंगे अभी तक। तो v कितना आ जाएगा देख लो, v नॉट इज इक्वल टू क्यू बी नॉट बाई एम एक्स मैक्स स्क्वायर, आंसर तो बड़ा सिंपल है, बाई 2। तो x मैक्स आएगा 2m v नॉट अपॉन में क्यू बी नॉट अंडर रूट, ये आंसर आएगा भाई। इंटीजर टाइप क्वेश्चन बनेगा बढ़िया, ठीक है। 2m v नॉट अपॉन क्यू बी नॉट, 2m v नॉट अपॉन क्यू बी नॉट, ये बनेगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये कहानी थी आपकी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की, एक क्वेश्चन हमने कराया आपको। क्लियर है सभी बच्चों को? तो यहां थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया गया है पहले, और ये तुम्हें चालाकी यहीं से चमकना शुरू होगा कि हमें टारगेट ये है कि हमें Vx को 0 करना है। जब Vx 0 होगा तो Vy V नॉट होगा, और हमारे पास मतलब की चीज यही है। अब सभी बच्चों को क्लियर हो रहा होगा कि मैंने क्यों जो है एफ बी साइन थीटा क्यों नहीं लिया, क्योंकि जब मैं एफ बी साइन थीटा लेता, ठीक है, एफ बी साइन थीटा लेता तो मेरे पास इधर ए एक्स आता, तो वहां से ये फंक्शन नहीं बन पाता, वहां से ये फंक्शन नहीं बन पाता। आगे बढ़े, चलिए। तो ये सारी कहानी थी आपकी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की। बाकी मैंने आपको काफी क्वेश्चन करा दिए हैं, और सुनिए ध्यान से, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल का मैं आपको कुछ स्लाइड में होमवर्क भेज रहा हूं, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। अब कुछ स्लाइड में आपको होमवर्क भेजूंगा, वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेना। चलिए नेक्स्ट आते हैं। जैसे आपने फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग चार्ज देखा, फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग चार्ज, स्लाइड में भी कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, मैंने स्लाइड यहां लिया नहीं है, बोलो तो उसको करा दें कल। एक मिनट रुको, चेक करते हैं। स्लाइड में कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, आप लोगों को भेजा गया था शायद, देख लेना तुम लोग, ठीक है, देख लेना। स्लाइड में मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन और हैं वो भेज दूंगा, वो आप कर लेना। तो फोर्स, बाकी जो नए बच्चे अगर हैं तो वो यहां से फॉलो कर सकते हैं इस वाले टॉपिक से। फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग वायर, ऑन ए करंट कैरिंग वायर, placed in a प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड लिख रहा हूं, यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी।
ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग वायर। मतलब अब क्या कर रहे हैं हम, ध्यान दीजिए कि अभी तक एक चार्ज मूव कर रहा था किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, और ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है, एक्सटर्नल, कहीं से आप लेके आए हो, उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, उसके बारे में आगे देखेंगे। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक करंट कैरिंग वायर अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा, ठीक है, कोई एक करंट कैरिंग वायर जो है किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर जो फोर्स लगेगा उसकी बात अब हम करने जा रहे हैं। पहली बात तो ये सभी बच्चों को क्लियर है, सबने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है कि अगर कहीं पे किसी तार में अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है तो इसका और क्या मतलब है, इसका और मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। इसका यही तो मतलब है कि करंट का फ्लो होना मतलब अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, या एजम्पशन के अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होना। तो अगर करंट फ्लो हो रहा है वायर में मतलब चार्ज फ्लो हो रहे हैं वायर में, और वो चार्ज जो है किसी मैग्नेटिक फील्ड में पड़े हैं, तो F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, बिल्कुल ड्रिफ्टिंग हो रही है, तो F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है, से अगर आप करोगे तो आपको यहां पे उसका रिजल्टेंट आपको फोर्स में मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई वायर है, कोई भी वायर आप ले लीजिए किसी भी, तो पहले मैं आपको इसका जनरल फॉर्मूला लिख दूं। F जो है वो बोला जाता है I L क्रॉस बी। देखिए अगर बी यूनिफॉर्म है तो आप पूरे एल लेंथ के लिए करेंगे, बी यूनिफॉर्म नहीं है तो आप डिफरेंशियल के लिए करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, और कोई बात नहीं है। तो दैट इज द फॉर्मूला फॉर करंट फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग एलिमेंट। तो दिस इज योर फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसका अगर आप मॉड लेते हो, क्यू वी क्रॉस बी जैसा ही है, इसका अगर आप मॉड लेते हो तो वो आएगा आई एल बी साइन थीटा, दैट इज द मॉड। ठीक है, ये इसका आई एल बी साइन थीटा, इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला आपने मतलब का है। ठीक है, अब ये जरा ध्यान से देखते हैं कि थीटा क्या है। थीटा क्या है, तो थीटा देखो ध्यान से कि क्या है, थीटा तुम्हारा एंगल है लेंथ वेक्टर और बी के वेक्टर। पहले मैं आपको लेंथ वेक्टर के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। लेंथ वेक्टर ऑलवेज टेकन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑलवेज टेकन along the direction of current flow, along the direction of current flow। हमेशा जो लेंथ वेक्टर है वो आप कैसे लोगे, लेंथ वेक्टर हमेशा आप कैसा लोगे, करंट की डायरेक्शन में, वायर में जो करंट फ्लो हो रहा होगा लेंथ वेक्टर हमेशा उसी की डायरेक्शन में लोगे। ठीक है, तो लेंथ वेक्टर ऑलवेज टेकन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। तो लेंथ वेक्टर इज ऑलवेज टेकन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। क्लियर है, जैसे कि अब देखिए, मान लीजिए कोई आपके पास कोई करंट कैरिंग वायर है। अब एक चीज और है, आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वायर का केवल सेगमेंट दिखाया जाएगा, वायर का एक टुकड़ा दिखाया जाएगा, पूरा आपको सर्किट नहीं दिखाया जाएगा इस पूरे चैप्टर में। तो ये मत सोचिएगा कि सर एक तार ऐसे ही पड़ा हुआ है उसमें करंट कहां से फ्लो हो रहा है, तो ये अद्भुत जो है विचार नहीं आना चाहिए आपके दिमाग में। ये जो पोर्शन है, मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई यहां बैटरी लगी होगी, यहां सब कुछ हो रहा होगा, तो वो करंट यहां से क्लोज लूप बना के आ रहा होगा। सभी लोग जानते हैं कि क्लोज लूप के बिना करंट फ्लो नहीं होगा, भले पोटेंशियल डिफरेंस हो। तो यहां पे क्लोज लूप होते हुए यहां पे करंट आ रहा होगा। तो जितने पोर्शन में उस करंट की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है हमने पूरे वायर को, या हो सकता है केवल इतने पार्ट को रखा हो, तो केवल इतने पोर्शन में उस करंट कैरिंग वायर के वजह से क्या फोर्स लग रहा है वो हमें निकालना है। तो आपको पूरा क्लोज लूप नहीं दिखाया जाएगा और ये नहीं बताया जाएगा कि करंट बैटरी कहाँ है और क्लोज लूप कैसा है। आपको बस सेगमेंट बताया जाएगा कि मुझे इसी सेगमेंट में चाहिए, पूरे चैप्टर में चलेगा। तो ये मैं पहले ही बता दे रहा हूं, किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो कहीं से ये क्लोज लूप था और यहां से करंट आ रहा था, तो मान लीजिए ये यहां पे करंट जो मैंने व्हाइट से दिखाया है ये अपना डीएल है। ठीक है, हर जगह अपना अलग अलग होगा। मैं डीएल के लिए अगर लिखूं, डिफरेंशियल लिखूं,
तो डिफरेंशियल में डीएफ भी हो जाएगा, मानते हो, डीएफ भी हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है आपसे कि जो करंट है, करंट आपकी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। पहले तो आप टोटल देख लीजिए, ठीक है। और आपने यहां पे कोई लेंथ वेक्टर लिया है, तो लेंथ वेक्टर हमेशा करंट की डायरेक्शन में होगा, पहली बात, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड तो कैसे भी हो सकता है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है बी, ठीक है। और ये तुम्हारा लेंथ वेक्टर है। लेंथ वेक्टर जो तुमने लिया है, मान लो ये केवल इतने लेंथ के लिए तुम्हें चाहिए, तो इतने लेंथ का ये लेंथ वेक्टर लिया है, पूरे का चाहिए तो पूरा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको पूरा का चाहिए तो आपका पूरा हो जाएगा। तो पूरा लेंथ वेक्टर आप निकालना चाहोगे तो वो होगा, इसे आप डीएल ले लेंगे। तो देखिए पूरा लेंथ ये है, पूरा लेंथ एल, तो हमेशा जो एल अगर यूनिफॉर्म है, आप समझ रहे होंगे, फंक्शन नहीं बनाना है तो आप डायरेक्ट इस ए बी पे फोर्स लिखना है तो ए बी का पूरा लेंथ लिख लेंगे। तो ये एल ए बी वैक्टर अगर आपको लिखना चाहोगे तो वो भी करंट की डायरेक्शन में डायरेक्ट लिख सकते हो, एल ए बी वैक्टर आप डायरेक्ट लिख सकते हो। और थीटा क्या है, ये थीटा इन्हीं के बीच में एंगल है ना। तो लेंथ वेक्टर ऑलवेज टेकन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, ये समझ गए होंगे सब लोग। तो यही आई एल बी साइन थीटा है। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर हम डिफरेंशियल की बात करें, ये कैसे आया, इसी वायर को अगर आप ध्यान से देखो, इसी वायर को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें आप क्या बोल सकते हो कि करंट का फ्लो होना मतलब अंदर अगर घुस के देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होना है। तो मान लीजिए मैंने कोई क्यू चार्ज लिया, ऐसे बहुत सारे चार्ज फ्लो कर रहे होंगे, तो कोई भी अगर आपने चार्ज लिया क्यू तो ड्रिफ्ट कर रहा होगा वीडी से। तो आप अगर एक को लेते हो तो ये वीडी से ड्रिफ्ट कर रहा होगा, मतलब ये बाहर है, मतलब अंदर की बात हो रही है, ठीक है। और मान लो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, यहीं से आया है, टी इक्वल टू 0 से ये इसने यहां पे कुछ dt टाइम में ड्रिफ्ट करके इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, dl। तो ये dl लिख लोगे, एवरेज वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही रहेगी। तो ये जो अपना dl है, जो dt या t टाइम में कवर हुआ है ड्रिफ्ट करके, dl क्या लिखोगे, vd इंटू, चलो dt ले लें तो dt ऐसे लिख सकते हो कि नहीं। तो आप मुझे बताओ कि dl हो गया vd dt, और इस पे जो q चार्ज पे जो ये फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स dfb, वो क्या लिखोगे, q इंटू v ड्रिफ्ट v क्रॉस b, ऐसे ही तो लिखते हो। और vd को क्या लिख सकते हो, dl बाई dt। dfb अगर आप लिखना चाहो तो q, vd को क्या लिख सकते हो, dl वेक्टर, अगर आप वेक्टरली लिखोगे तो क्या लिखोगे, रेट ऑफ चेंज, तो dl बाई dt ऐसे लिखोगे, ठीक है ना। और अगर dt टाइम में अगर मान लीजिए चार्ज को भी डिफरेंशियल ले लें dq, तो dq बाई dt ही क्या बन जाएगा, ये dq बाई dt तुम्हारा क्या बन जाएगा, i, dt टाइम में जो फ्लो हुआ है तो i dl क्रॉस b। तो ये डिफरेंशियल हो जाएगा, इसी को आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको पूरा मिल जाएगा। शायद सब लोग समझ गए, नया फॉर्मूला नहीं है ये। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, dfb इज इक्वल टू आई, इसको आप i लिख सकते हो, और ये dl क्रॉस b। क्लियर है सभी बच्चों को, यहां तक क्लियर है। अब आपको इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में क्या ध्यान रखना है वो देखिए। ये डिफरेंशियल फॉर्म है,
तो ये अपना डिफरेंशियल फॉर्म हो गया। अब मैं कह रहा हूं कि आपको इन दोनों में क्या ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में कब किसको यूज करोगे। आपको जब ये दिख जाए कि सभी डीएल एलिमेंट पे ध्यान दीजिएगा, सभी डीएल एलिमेंट को जोड़ोगे और सभी का फोर्स वेक्टर, वेक्टर है ना, सभी का फोर्स वेक्टर सेम डायरेक्शन में आ रहा है, सभी का फोर्स वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में आ रहा है तो वो ऐड हो जाएंगे और बी अपना कांस्टेंट है, केवल डीएल इंटीग्रेट होगा। तो अगर केवल डीएल इंटीग्रेट हो रहा है तो वो पूरा लेंथ देगा, और इससे आप एक बहुत बड़ा चीज कंक्लूड कर पाएंगे इस डिफरेंशियल वाले से। वो क्या, देखिए एफ बी नेट की अगर बात करें, यहां से एक बहुत बड़ी बात सीख रहे हैं। अभी आपने सीखा डीएफ बी, वो हो जाएगा आई डीएल क्रॉस बी, ठीक बात है। तो मेरा आपसे यह कहना है कि इस डीएल क्रॉस बी में केवल डीएल वेरी कर रहा हो, या डीएल क्रॉस बी में पूरा डायरेक्शन बी आपका वही रहे, पूरे वायर में बी वही रहे, यूनिफॉर्म रहे, और डीएल क्रॉस बी का डायरेक्शन आपका पैरेलल होता जाए, तो सारे फोर्स पैरेलल होंगे वेक्टर, तो उसको आप जोड़ सकते हो। तो एफ बी नेट की अगर बात करें तो देखिए आपको क्या मिलने वाला है, आई, इसमें केवल मैं डीएल को इंटीग्रेट करूंगा, क्रॉस बी वेक्टर ऐसे कर सकता हूं, बी यूनिफॉर्म है। तो अब ये पूरा जो आप करोगे इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको पोजीशन वेक्टर मिलेगा। एक ट्रिक मिलता है, बहुत बड़ा ट्रिक और बहुत पावरफुल ट्रिक, वो ये है, देखो कि अगर कोई भी आर्बिट शेप का वायर है, मान लो ऐसा वायर है, कोई ऐसा वायर मैंने ले लिया, कोई भी आर्बिट शेप का, ठीक है। अब इसको, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, आपको ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं कि बी का जो भी डायरेक्शन होगा, ठीक है, और मैग्नीट्यूड वो सेम होगा, कांस्टेंट है अभी, नहीं तो ये फिर इंटीग्रेशन में आ जाएगा ना ये भी। तो अब आप इसको कई सारे डीएल डीएल में क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, इसको कई सारे छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर सकते हो कि नहीं। जैसे देखो, इसको आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो, और सभी का अगर आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जोड़ोगे तो एक तरीके से ये तुम्हें मिलेगा, ये डीएल, फिर ये डीएल, ये डीएल, सभी को इक्वल डीएल वेक्टर रखा है, डीएल वन डीएल टू भी ले सकते हो, जो तुम्हें सही लगे। तो ये जो पोजीशन वेक्टर आपको दिखने जा रहा है, अगर आप लोग पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद करो तो सभी का जो रिजल्टेंट ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा भाई, ठीक है। इन सभी का अगर आप करोगे तो ये सारा डीएल इंटीग्रेट होगा, मतलब अगर आप इसको बोल रहे हो कि सभी आप डीएल लेके चल रहे हो तो एक वेक्टर है एक तरीके से, तो इनिशियल वेक्टर का टेल और फाइनल वेक्टर के हेड को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, इनिशियल वेक्टर के टेल और फाइनल वेक्टर के हेड को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, ये वेक्टर इज आवर इफेक्टिव लेंथ वेक्टर, जिसको आप बोल सकते हो एल ए बी। ये होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी, बहुत बढ़िया, फ्रॉम ए टू बी, बिल्कुल। तो ये इन सबको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो यहां पे आपको मिलेगा एफ बी इज इक्वल टू आई एल ए बी क्रॉस बी, आई एल ए बी क्रॉस बी। तो ये बड़ा पावरफुल रिजल्ट है कि किसी भी आर्बिट शेप के लिए भी आप कर सकते हैं, बट आप सबको पता है कि इसमें फिर लेंथ वेक्टर इफेक्टिव ले लीजिएगा। एल ए बी क्या है, अपना इफेक्टिव लेंथ वेक्टर, ये है अपना इफेक्टिव लेंथ वेक्टर ज्वाइनिंग
इनिशियल पॉइंट टू फाइनल, और इनिशियल या फाइनल पॉइंट डिसाइड कैसे होगा? करंट फ्लो से। इनिशियल और फाइनल पॉइंट डिसाइड कैसे होगा? करंट फ्लो। करंट मैंने ऐसे दिखाया है, ठीक है, मतलब ये इनिशियल होगा, ये फाइनल। अगर मैं बी से ए की तरफ करंट दिखाता तो बी इनिशियल होता और ए फाइनल होता, ठीक है। तो आप लेंथ वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपसे अगर मैं पूछूं, देखिएगा, अगर मैं अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं तो आप फटाफट इसका आंसर देने वाले हो। जैसे कि एक बड़ा ही क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक वायर है, थोड़ा आर्बिट शेप का वायर है, अपनी मर्जी का मालिक है, ऐसे जा रही है, और इस पूरे जोन में मैग्नेटिक फील्ड अपनी यूनिफॉर्म है, ठीक है, बी है, इनवर्ड है, और ये अपना पूरा ए है, और ये पूरा अपना एक तरीके से, ये बी ले लो, ये सी ले लो, ये डी ले लो, ये ई ले लो, पूरा वायर है। इस पूरे वायर पे हमें मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। तो शायद ये सभी बच्चों के लिए अब बहुत इजी टास्क है। इसमें कुछ आपको डेटा मैं दे रहा हूं, ये डेटा आपको आर ले लीजिएगा, इसका ये रेडियस आपको आर ले लेना है, ये आर है, इतना लेंथ आपको दे रखा हुआ है, ये लेंथ ए है, ये आर है, और ये आपको ये आपको दे रखा हुआ है, ये बी ले लीजिएगा, और ये आपको 30 डिग्री दे रखा हुआ है, ठीक है। और ये आपका फिर से जो है कुछ सी लेंथ है। तो सभी लोग बता सकते हैं क्या होगा टोटल फोर्स? जल्दी बता दीजिए। फाइंड टोटल मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर ए टू ए। तो आपको इसका मैग्नेटिक फोर्स बता देना है, ठीक है। क्या आ जाएगा? ए बी सेगमेंट से लेके इस पूरे का करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट तो दिया ही नहीं है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, आई बी ए प्लस बी प्लस 2r। बिल्कुल इफेक्टिव लेंथ आपको बस फटाक से लिख देना है, और इसका जो इफेक्टिव लेंथ होगा वो ये होगा, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ लिख देना है, इफेक्टिव लेंथ होगा ये ए, और ये अपना ई। यहां तक का तो आपको पता है, ये ए हो गया, ये BC जो है 2r हो गया, और ये कितना हुआ? B sin 30, B sin 30 B/2, और ये भी B/2। एक तरीके से ये गिवन था B और 30, तो आपने ये निकाल लिया B/2। तो फाइनल इफेक्टिव L AE, करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो L AE क्या आ जाएगा? L AE आ जाएगा अपना A प्लस 2R प्लस B प्लस C, ठीक है, L AE। तो अब आप FB लिख सकते हैं, आई। अच्छा देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड पूरे पे ऐसे परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? डायरेक्शन का मतलब हुआ कि बी जो है, अनुज, अभिषेक, रौनक, इन सभी बच्चों ने दे दिया है भाई आंसर। तो FB का मतलब ये, फिर इसमें गलती ये ना हो कि ये रिजल्टेंट है, इसका ये मतलब नहीं है कि इस पे भी परपेंडिकुलर लगेगा, इस पे भी परपेंडिकुलर, इस पे ऐसा लगेगा, इस पे ऐसा लगेगा।
इस पे परपेंडिकुलर लगेगा, इस पे परपेंडिकुलर, इस वाले दो सेगमेंट पे ऐसा लगेगा और ऐसा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल होगा, केवल वर्टिकल होगा। तो इन सबका जो रिजल्टेंट आएगा वो आप यहां पे बताने जा रहे हो डायरेक्टली, ये रिजल्टेंट इधर होगा। देखिए डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, जैसे क्यू वी क्रॉस बी करते थे, फिंगर को चार्ज के पार्टिकल की वेलोसिटी की तरफ स्ट्रेच करते थे, वैसे ही आप फिंगर को करंट की डायरेक्शन में स्ट्रेच करो। फिंगर राइट हैंड थंब रूल ही यूज करूंगा मैं यहां पे भी, करंट की डायरेक्शन में, जैसे वहां पे वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर राइट हैंड का स्ट्रेच करते थे और बी की तरफ घुमाते थे, थंब फोर्स दे देता था, ठीक उसी तरीके से इस करंट की डायरेक्शन में अपने फिंगर को स्ट्रेच करो, बी की तरफ कर्ल करो, बी की तरफ कर्ल कर लिया, तो ये जो फोर्स होगा ये होगा अपना एफ बी, ये फोर्स अपना हो जाएगा एफ बी नेट, एफ बी ए ई, तो एफ बी ए ई है ये पूरा, तो एफ बी ए ई जो आ जाएगा रिजल्टेंट नेट फोर्स, ठीक है, वो आ जाएगा आई एल ए ई। एंगल तो दोनों के बीच में परपेंडिकुलर है तो साइन 90 हो जाएगा, है ना, साइन 90 हो जाएगा, और ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस 2r इंटू एल ए, और एल ए तो लिख दिया मैंने I इंटू बी, तो दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो आप ये आंसर दे सकते हैं। तो मेरा ये कहना है, क्या मतलब है कि ये सबका रिजल्टेंट फोर्स है, क्योंकि आप अगर यहां देखो इस वाले सेगमेंट पे, केवल इस पे फोर्स एफ बी ऐसा लगेगा, मानते हो कि नहीं, इस पे ऐसा लगेगा, इसके दो कंपोनेंट होंगे, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एफ एक्स और एक एफ वाई। बोलो, इसी तरीके से यहां पे भी इस सेगमेंट पे ऐसा होगा एक, और ये ऐसा, तो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, कौन से वाले, एक्स वाले, ये एफ बी केवल मैंने इस सेगमेंट का बनाया है, इसका कुछ नेमिंग करना चाहिए था, चलो ठीक है, ये समझ रहे हैं आप, केवल इसके लिए है, ये केवल इस सेगमेंट के लिए है एफ बी, तो ये एफ बी एक्स कैंसिल होगा और एफ बी वाई इधर होगा। ठीक इसी तरीके से ये एफ बी वाई और ये एफ बी एक्स, डायरेक्शन सबको समझ में आया। देखिए कैसे, लेंथ वेक्टर, करंट की डायरेक्शन में फिंगर को स्ट्रेच करिए, इतने सेगमेंट का डायरेक्शन बता रहा हूं, इस डायरेक्शन में फिंगर को स्ट्रेच करो, यही लेंथ वेक्टर होगा, जो करंट की डायरेक्शन है वही लेंथ वेक्टर होता है। फिर मैं बता रहा हूं, करंट की डायरेक्शन जो होती है वही अपना लेंथ वेक्टर होता है, तो उधर ही फिंगर को स्ट्रेच करना है। बी जो है अपना इनवर्ड है, तो फिंगर को बी की तरफ कर्ल करना है, और ये थंब इधर होगा, वो एफ बी देगा। क्रॉस रूल के अकॉर्डिंग आई एल और बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, जैसे क्यू वी क्रॉस बी में वी बी और एफ बी परपेंडिकुलर होते थे, ठीक उसी तरीके से यहां पर एफ बी इक्वल टू आई एल क्रॉस बी में लेंथ वेक्टर, बी वेक्टर एंड एफ बी, all three are mutually perpendicular and FB is always perpendicular to the plane containing length vector and magnetic field vector। तो यहां पर ये इधर होगा, इसके दो कंपोनेंट आएंगे। तो शायद आप सभी बच्चों को समझ गए। और इसका क्या होगा, इसका तो आप देखो, इसका हर जगह अलग अलग होगा, जिनको जल्दी है वो भाग रहे हैं, भाग जाइए, बट मिस करेंगे वो लोग बहुत सारी चीजें। यहां देखिए, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको जानना चाहिए डायरेक्शन के बारे में, केवल ट्रिक से थोड़े ना काम चलता है। देखिए मैंने कुछ कुछ एलिमेंट पे आपको दिखाया है, जैसे यहां पे बात करो तो यहां वाले का एफ बी ऐसा होगा, मानते हो, यहां वाले का एफ बी ऐसा होगा इसके परपेंडिकुलर, इस वाले का पूरा टेंजेंट ऐसा जा रहा है, पूरा करंट जो है टेंजेंट है, इसीलिए एफ बी परपेंडिकुलर है। इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एफ बी एक्स एफ बी वाई, यहां भी अपने पास एफ बी एक्स होगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है, आगे इसकी जरूरत पड़ सकती है किसी क्वेश्चन में। इधर होगा एफ बी वाई, तो शायद सभी लोग समझ गए। ये मैंने केवल सेगमेंट्स पे दिखाए हैं। और ये क्यों ऐसा होगा, यहां पे टेंजेंट खींचोगे तो करंट इधर है, एल क्रॉस बी इधर जा रहा है, यहां पूरा हॉरिजॉन्टल है तो लेंथ वेक्टर इधर है तो एल क्रॉस बी ऊपर, यहां के लिए ये देखो लेंथ वेक्टर इधर तो एल क्रॉस बी इधर। शायद सभी लोग समझ गए कि हर डीएल के लिए निकाला गया है, ये हर
डीएल के लिए निकाला गया है। मान लीजिए आप इसे डीएल ले रहे हो, तो ये हर डीएल के लिए यहां पे डीएल ऐसा होगा और यहां पे डीएल ऐसा होगा। तो हर डीएल के लिए निकाला गया है, समझ गए? ये तो पूरा मैंने निकाला है। अब ये कितना, ये देखिए यहां पर ये तो आपने पूरा फिक्स है, तो आपने डायरेक्ट बता दिया कि सर इतने का तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जो है हर डीएल के लिए जो फोर्स है उसी डायरेक्शन में। बट ध्यान रखिएगा, कोई सर्कुलर वायर है, वहां पे मैग्नीट्यूड तो सेम आ रहा है बट डायरेक्शन इज डिफरेंट। देखिए आप, इस पे हम अलग से भी और बात करेंगे। डायरेक्शन अपना डिफरेंट है, तो आप इसको ऐड नहीं कर सकते, है ना? हर वेक्टर को आप ऐड नहीं कर सकते। लेकिन ये जरूर पता है कि एक सिमेट्रिकल एलिमेंट यहां पर होगा तो उतना ही थीटा पे, अगर आप इसको और डीपली एनालाइज करें, ठीक है, इसको अगर आप और डीपली एनालाइज करें तो यहां एक सेंटर होगा, तो इस सेंटर पे यहां पे भी एक डीएल होगा, तो यहां पे भी डीएल होगा, ठीक इसके थीटा सिमेट्रिकल पे। देख पा रहे हैं सब लोग? ठीक है, ये अगर मैं बोलूं इतने थीटा पे एक डीएल यहां पर है, तो उसका इधर है उतना ही डीएल पे यहां पे होगा। तो आप बोल सकते हो कि ये टर्म और ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से हर एफ बी डीएफ, यहां डीएफ लिखिए, ये सब डीएफ लिख लीजिए। ठीक है, तो हर डीएफ इस तरीके से सारे डीएफ वाई, डीएफ बी वाई, डीएफ बी वाई सारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और वो क्या करेंगे, एफ बी दे देंगे, ये एफ बी आपको ये दे देंगे। तो इस वाले में ये चीज हो रहा होगा। इसमें मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यहां कोई टेंशन नहीं है। हर डीएल के लिए, हर डीएल के लिए डीएफ बी इधर ही होगा, हर डीएल के लिए देखिए डीएफ बी इधर ही होगा। हर डीएल अगर आप लोगे तो सभी डीएल का डीएफ बी इधर ही होगा, इसीलिए आपने डायरेक्ट लिख दिया इट इज एफ बी। और यहां पे भी हर डीएल के लिए डीएफ बी इधर ही होगा। क्लियर है? तो कभी भी ध्यान रखिएगा, आप डायरेक्ट तभी लिख सकते हैं जब हर डिफरेंशियल एलिमेंट का जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड ही सेम नहीं होना चाहिए, उसका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तब आप ऐड करेंगे। नहीं तो कंपोनेंट लेंगे, और अगर सिमेट्रिकल है तो कुछ कंपोनेंट कैंसिल होगा और कुछ कंपोनेंट ऐड होके नेट देगा। तो शायद ये बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए फिर कल कंटिन्यू करते हैं इसी को। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट चैप्टर यही है। तो जो बच्चे नए हैं उनको यहां से कनेक्ट करना है, बाकी वो आप रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चलिए।